इफेक्ट थे, इसमें हमने पहले ही चर्चा करी थी। आज एक नया डेटा आपका ये आ गया, तो इसको याद रखना, ठीक है? चलो, अब ये डेटा हमें समझ में आ गया। आ जाओ। और इसमें एक मेरा निमोनिक है जो आप लोग के काम आएगा। एक निमोनिक मेरा, जैसे आजकल एआई का ज़माना है। किसका ज़माना है? एआई का। तो इससे हमेशा याद रखना, ए से अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा, आप इमेजिन करिए इस बंदे ने 64 इयर्स शासन किया था। हाउ मेनी? 64। और आई का मतलब है इंद्र थर्ड। क्या है? इंद्र थर्ड। अमोघ वर्षा और इंद्र थर्ड का जो संबंध है वो है दादा पोते का, यानी कि इंद्र थर्ड कौन है? इनका ग्रांड सन। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो क्रोनोलॉजी इतनी लंबी याद करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको याद हो भी जाएगा तो वो 2-3 दिन तक मेमोरी में रहेगा। 1 महीने 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे। पर क्रोनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स मुझे याद रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है निमोनिक्स। और ये मेरा निमोनिक क्या है? एआई। एआई। तो ये मेरे एक टिप है, इसको जरा ले लीजिएगा आप लोग। तो एआई माइंड में हमेशा फिट रहेगा। ए से अमोघ वर्षा, आई से इंद्र थर्ड। और आपको ये भी पता रहेगा अमोघ वर्षा का ग्रैंडसन कौन है? इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड। क्या मैं समझा पाया? ज्योति जी, किरण जी, अक्षिता जी, सभी लोगों को यस सर। यस ठीक सर। है? और जिन लोगों का एमए हो चुका है अपने अपने सब्जेक्ट से, यूजीसी नेट का फॉर्म आ रहा है, प्लीज भरिएगा, ठीक है? चलिए, आइए, अब जरा शुरू करते हैं। ये 2 चीज़ें याद हो गई आपको, अब आइए शुरू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा बता रखा है, इस स्लाइड में आपको यही बता रखा है कि भैया ज़्यादातर इन्होंने डेक्कन पे ही कब्ज़ा किया था और ऑब्वियसली इस किंगडम को स्थापित करने वाला था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई, वो मानीखेत या मालखेड़, एक ही बात है। कोई कोई स्कॉलर इसको मानीखेत कहते हैं, कोई स्कॉलर इसे मालखेत कहते हैं, तो एक ही बात है। तो स्थापित ये करी, जो आज के हिसाब से जो मॉडर्न शोलापुर है, जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके करीब है। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन तैयार हो गया कि पाल का स्थापक कौन है? पाल की स्थापना किसने करी? पाल। नेपाल। प्रतिहारों की प्रतिहारों की स्थापना किसने करी? हर्षचंद्र। हैं? हर्षचंद्र। हर्ष? चंद्र। हाँ। और पर रियल फाउंडर कौन है प्रतिहारों का? मिहिर भोज। मिहिर एब्सोल्यूट, भोज। वेरी गुड। और नेक्स्ट है आपका, अब आपने ये भी सीख लिया कि भैया जो राष्ट्रकूट हैं, इनका फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। दांती दुर्ग। अब जब तीनों को आपने एनालाइज किया तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रतिहारों का एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि असल में प्रतिहारों का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि प्रतिहारों को कहा जाता है ये गुर्जर से आए हैं, है ना? जब कोई डायनेस्टी किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी से बाहर आती है, तो वहां पर ये कहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि असल में रियल फाउंडर कौन है। इसीलिए जो हर्षचंद्र या कहीं पर हरीश चंद्र लिखा है, सतीश चंद्र ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। मानते हैं ना ये बात? क्योंकि यस सर। सतीश चंद्र जी के बारे में खूबसूरती है कि वो जहां पर सटीकता है, जो उनकी रिसर्च है, वहीं पर वो अपनी बुक में डालते हैं। इसीलिए यूपीएससी मेडिकल हिस्ट्री में किसको प्रायोरिटी देता है? सतीश चंद्र को। उनका डेटा सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। अब आप समझ गए क्यों? तो इवेंचुअली हमने क्या सीखा कि फाउंडर ऑफ प्रतिहारा में थोड़ा हमें डाउट हो जाता है, परंतु पाल और राष्ट्रकूटों के फाउंडर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाल गोपाल, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। दुर्ग। सबको समझ में आ गया? जी सर। चलिए, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रकूटों के बारे में पहले ही पता था, बहुत वॉरियर थे ये लोग, है ना? खतरनाक लोग थे और इतिहास गवाह है इस एरिया में हमेशा वीर आए हैं। जैसे आगे आप मराठाओं का भी नाम जानते हैं, राइट? मुगलों के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी कौन थे? मराठा। मराठा। तो इस ज़मीन में ही शायद कुछ है, राइट? तो आइए देखते हैं। ऑब्वियसली वीर शूरवीर हैं, तो ये ऑब्वियसली क्या करेंगे? कहीं न कहीं अपना आधिपत्य यानी कि डोमिनेशन स्थापित करेंगे पूरे के पूरे के महाराष्ट्र में। और हमें ये भी दिखेगा, और ऑलरेडी हमने चर्चा करी है, इनकी लड़ाई हमेशा किससे हुई है? प्रतिहारों से। प्रतिहार। ज़्यादा लड़ाई इनकी प्रतिहारों से हुई है। पाला से इनकी लड़ाई का ज़्यादा हमें किस्सा मिलता ही नहीं है, राइट? गॉट इट? चलिए, अब हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि फिर ये पालों से लड़ते क्यों नहीं थे? तो देखिए इसके काफ़ी असम्पशन्स हो सकते हैं। सबसे बेस्ट असम्पशन ये है, हो सकता है, क्योंकि देखो असम्पशन भी एक लॉजिक बेस्ड होना चाहिए। तो हमने जितना इतिहास पढ़ा है तो ये समझ में आया है कि धर्मपाल धर्मपाल जो है प्रतिहारों से हारा है, वत्सराज से भी हारा है, नागभट्ट सेकंड से भी हारा है। मानते हैं ये बात? यस सर। धर्मपाल वत्सराज से भी हारा और नागभट्ट सेकंड से भी। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि अगर मैं कंपेयर करूँ पाल और प्रतिहारों को, ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्रतिहार। प्रतिहार। अगर मैं तुलना करूँ पाल और प्रतिहारों में, ध्यान से सुनना, ये प्रतिहार हो गए, ये पाल हो गए। अगर इन दोनों में तुलना करूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ज़्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है? प्रतिहार, मोर पावरफुल देन प्रतिहार। पालास। और दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, हमें समझ में आ रहा है राष्ट्रकूटास आर मोर पावरफुल देन प्रतिहारास। तो यहाँ पर इसे कहते हैं कूटनीति। पालों को ये बात पता है कि हम तो हरा नहीं सकते, जो हरा सकता है वो है राष्ट्रकूट। तो हो सकता है पालों ने राष्ट्रकूटों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया हो, और जब पालों ने राष्ट्रकूटों का आधिपत्य यानी कि डोमिनेशन स्वीकार कर लिया हो, तो राष्ट्रकूट क्यों अटैक करेंगे? तो इसीलिए इतिहास में हमें पता चलता है कि राष्ट्रकूट और पालों के बीच हमें युद्ध ना के बराबर दिखता ही कहाँ है। तो एक, क्या मेरा ये जस्टिफिकेशन आपको लॉजिकल लग रहा है? यस सर। तो इसी तरह से यूपीएससी, मैंने कहा ना, किताबों से बाहर का पूछता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूछता है वो। तो यहाँ पर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रकूटों ने पालों पे कभी आक्रमण क्यों नहीं किया, तो आपके पास ये बिल्कुल बेस्ट लॉजिक है। यस और नो? सर वो वाली इसमें कहावत होगी ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एब्सोल्युटली, है ना? तो दुश्मन को कोई हरा सकता है, क्योंकि मैं तो अपने दुश्मन को हरा नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे दुश्मन को कोई हरा पा रहा है तो मैं उसका गुलाम बनने को भी तैयार हूँ, क्योंकि कूटनीति राजनीति यही सिखाती है। मानते हैं ये बात? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ गई मेरी, ये पॉइंट समझ में आ गया? और अगर मैंने ये बात रखी है तो मेरे पास फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स में मैंने किसका नाम डाल देना है? धर्मपाल किस किससे हारा है? वत्सराज, वत्ससेन और नगभट्ट नागभट्ट द्वितीय। महादेव। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं उसके पीछे आपका फैक्ट्स भी रखे हैं आपने। तो आपकी बात हवा में नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ग्राउंड में, बिकॉज यू आर गिविंग रिलेटेड फैक्ट्स। ज्योति जी, समझ में आ रही बात? यस सर। तो अपनी बातों के पीछे आपके हमेशा क्या होनी चाहिए? फैक्ट, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए, अक्षिता जी, किरण जी, समझ में आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर पिक्चर देख के क्या समझ गए होंगे, ये लोग ज्यादातर लूटपाट के लिए कहाँ आते थे? उत्तर की तरफ, क्योंकि इनकी लड़ाई मैंने बताया, एक तो वेंगी से चल रही थी, वेंगी मतलब चालुक्यास,
नीचे चोलास से भी इनकी लड़ाई चलेगी। अभी देखेंगे चोलास का बड़ा खतरनाक शासक परंटक वन, कौन? परंटक वन, उसको भी हराएंगे कौन? राष्ट्रकूटास। इवन श्रीलंका तक घुस जाएंगे ये, लंका कहते हैं जिसे, वहां तक घुस जाएंगे। तो इनको आपको पता है वॉर में हमेशा क्या होता है, पैसे की नीड होती है, क्योंकि सैनिकों को क्या देना पड़ता है, पैसा। तो इसीलिए एक राष्ट्रकूटों और महमूद गजनी में समानता क्या है कि दोनों ने उत्तरी भारत में लूट मचाई, बिकॉज इनका अपना उद्देश्य था, इनकी खुद की लड़ाई थी। तो मैं कह सकता हूं महमूद गजनी और राष्ट्रकूटों में क्या समानता है, इन्होंने उत्तर की तरफ गंगा प्लेन की तरफ लूट मचाई। क्यों? बिकॉज इनकी खुद की लड़ाई थी, दोनों ने कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं करी। राजपूत और महमूद गजनी, क्या समानता रख सकते हैं हम? Yes, sir. देखो ये भी प्लंडर करते थे गंगा वैलीज पे, और इवन हमारे महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण कहाँ किया, लूटा किसको 17 बार, भारत में कितनी बार आक्रमण किया उसने लूट के लिए, सोमनाथ मंदिर। है ना? सोमनाथ मंदिर को 17 बार थोड़ा लूटा उसने, 17 बार तो उसने आक्रमण किया। हाँ जी, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर यस सर सर मेरे को ना जो चालुक्यस का रीजन है ना वो भी डेक्कन वाला जैसा आता है और जो राष्ट्रकूटस का है वो भी है तो इनका मेरे को रीजन में एक कंफ्यूजन सा है। देखो एक सेकेंड ना, ये देखो ये पेनिनसुलर इंडिया, यस और नो? यस सर। ये है डेक्कन वाला एरिया, ठीक है? आप ध्यान से सुनो, एक हमारे चालुक्यास क्या थे, इस वाले एरिया में रहते थे, शायद या वेस्टर्न घाट्स में बोल सकता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से कौन सा था सर? ये वाला, ये शायदरी या वेस्टर्न घाट है ना, ये सारा वेस्टर्न घाट हुआ नहीं हुआ, यस सर। और बीच वाला क्या हुआ, डेक्कन, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो चालुक्यास हैं ये कौन से हैं, बदामी के बाद कौन से हैं? बतापी वाले। नहीं, बदामी बतापी एक ही था, बदामी बतापी एक ही है, बतापी। कल्याणी आए, और यहाँ पर एक चालुक्यास होंगे जो चोल के ऊपर थे। ये चालुक्यास कौन से थे, वेंगी वाले, कौन से? अब क्वेश्चन है कि ये बदामी कल्याणी, मैंने बोला ना डेक्कन में किसी का डोमिनेशन था, तो वो थे कौन? डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि बाकी लोगों ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया, राजपूतस। है ना? तो इसीलिए राजकूटों ने कभी भी आप इनकी लड़ाई नहीं देखोगे, इनकी लड़ाई कभी नहीं देखोगे, लड़ाई किसके साथ देखोगे? बेंगी। क्या मैं आपका आंसर दे पाया? यस सर। चलिए, और इसीलिए हम कहते हैं ये वाले कौन से चालुक्यास हैं, वेस्ट। और ये वाले चालुक्यास? ईस्ट। चलिए गुड। आइए, अच्छा यहाँ पर हमने प्लंडर वाली बात समझ ली होगी आपने, और हमने देखा, और ये जितना भी ये लूट मार करते थे कौन, राष्ट्रकूट, आगे इनका फेम और ये इनका जो वर्चस्व है समाज में उसमें ये जुड़ता था। लूट कैसे वर्चस्व में जुड़ती है, आपने लूट करा और वहां जाके आपने अपने बड़े बड़े किले बनाए, अपने बड़े बड़े हथियार बनाए, यस, तो इवेंचुअली आपका समाज में क्या होगा, वर्चस्व बढ़ेगा, दिखावा बढ़ेगा ना, यस और नो? अब आगे देखो, ये मैंने आपको बता दिया, देखो राष्ट्रकूटों की लड़ाई किससे होती थी, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी। वेंगी। अब देखिए किरण जी, ये दिख रहा है आपको वेंगी वाला, यस सर। और ये देखो ये है बतापी बदामी वाले, और ज्यादा लड़ाई इनकी किससे होती है, वेंगी वालों से। बेंगी। और वेंगी के नीचे पल्लवास दिख रहे हैं, पल्लवा के नीचे चोलास, और आगे तो आपको दिखेगा चोलास, तो ये पूरा कवर कर लेंगे इसको, ठीक है? अभी वो चोलास जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चोलास पे अभी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, गॉट इट? बस इतना याद रखेंगे, ये जो हमारे राष्ट्रकूट हैं, ये लड़ाई किससे करेंगे, वेंगी से भी, और इनकी लड़ाई चोलास से भी होने वाली है, क्योंकि इस समय तक पल्लवास तो ना के बराबर थे, चोलास ने बहुत टेक ओवर कर लिया था, तो डायरेक्ट लड़ाई किसके बीच दिखेगी आपको, राष्ट्रकूट वर्सेस चोलास। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो इस स्लाइड से आपने क्या देखा, इनकी ज्यादा लड़ाई किससे होती है, वेंगी के चालुक्या से, और आंध्र प्रदेश, आजकल हम इसे क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश, राइट? और साउथ में भी ये लड़ रहे थे पल्लवास से और पांड्यास से। कांची के कौन है, पल्लवास, मदुराई के कौन है, पांड्यास, और इवेंचुअली पल्लवास और पांड्यास पे पूरी तरह से कब्जा कौन कर लेगा आगे चल के, चोलास। ठीक है? चलिए, अब आइए जरा देखते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि लगता ऐसा है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर है वो रहा है गोविंद थर्ड और अमोघवर्ष, और अमोघवर्ष का ग्रैंडसन कौन है, इंद्र इंद्र थर्ड। थर्ड। तो ठीक है, देखना भी काम आएगा। तो अभी इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सबसे पावरफुल राजा जो देखे गए हैं वो गोविंद थर्ड और अमोघवर्ष देखे गए हैं, और अमोघवर्ष का मैंने शासन कितना बताया था आपको, 64, यस और नो? तो 64 में 14 जोड़ेंगे कितना आया, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, 1870, 878, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें गोविंद थर्ड के बारे में बता रखा है। अब गोविंद थर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात, गोविंद थर्ड का समयकाल देखो, आई रिपीट, आपको समयकाल रटना नहीं है, बस समझना है। ये समयकाल को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, गोविंद थर्ड जो है वो किसका कंटेम्प्रेरी है, वो है नागभट्ट सेकंड का, पर यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या लिखा है, ही डिफीटेड नागभट्ट ऑफ कन्नौज, पर एग्जैक्टली मैंने आपको बताया भी था कि नागभट्ट वन का जो समयकाल माना जाता है वो क्या माना जाता है, 730 से 760, तो ऑब्वियसली ये नागभट्ट वन नहीं है, ये कौन सा, नागभट्ट सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? सर ये वाली बात एक बार दोबारा बताना। मैंने कहा नागभट्ट का, नागभट्ट वन और नागभट्ट टू दो लोग थे ना, यस सर। नागभट्ट वन में मैंने ये बताया था कि अरबियों को रोकने वाला कौन था, नागभट्ट वन, 1। और नागभट्ट वन का मैंने आपको बताया था कि रफली ये माना जाता है, रफली ये, अब 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, तो रफली ये माना जाता है। और नागभट्ट वन का अगर ये समयकाल है और इसमें कहा जा रहा है कि गोविंद थर्ड ने नागभट्ट को हराया कन्नौज के, तो यहाँ पर अगर नागभट्ट लिखा है तो कौन सा नागभट्ट है, ये नागभट्ट वन है या टू है, ऑब्वियसली ये नागभट्ट टू है, क्योंकि गोविंद थर्ड अपनी सीट में ही कब बैठा है, 793। 3, चांसेस ज्यादा है कि ये नागभट्ट सेकंड है, ठीक है? क्योंकि आप देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नागभट्ट वन भी